Hello students, welcome to DIS online classes and this is the second lecture on gravitation. So gravitation के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कुछ मास है, इट मीन्स दैट देयर विल बी सम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम जिसकी वजह से वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं. तो हमने ये देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से बनता है? वो बनता है उसके अर्थ की ओर अट्रैक्ट होने की वजह से. तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी केपलर्स लॉस. आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं. तो प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते वक्त स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक तरीके के रूल्स फॉलो करते हैं एंड आउट ऑफ दीज रूल्स केपलर्स लॉस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो केपलर्स लॉस में सबसे पहला लॉ जो स्टूडेंट है वो है प्लैनेट के ऑर्बिट के बारे में. तो हम इसे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. सो किसी भी प्लैनेट का सन के चारों ओर जो ऑर्बिट है स्टूडेंट्स, दैट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. वो किस शेप का होता है? इलिप्टिकल शेप का होता है. तो दैट विल बी इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, सो इट मींस इलिप्स के शेप के बारे में मैं आपको बता दूं कि इलिप्स इज नॉट अ स्फेयर. ऑलवेज रिमेंबर, इलिप्स इज नॉट अ सर्कल. ओके, सो इट इज नॉट आइदर अ स्फेयर नॉट अ सर्कल. ये एग की तरह दिखता है, लेकिन एग जैसे एक साइड में थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी ये दोनों डायरेक्शंस में थोड़ा सा लेंथ में होता है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इलिप्स विल लुक लाइक दिस स्टूडेंट्स. ये देखिए, ये बच्चों एक इलिप्स है. तो किसी भी एलिप्स में जो एलिप्टिकल ऑर्बिट आपके पास प्लैनेट का होगा, वो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर सन रहेगा. किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के स्टूडेंट्स दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां पर होता है और एग्जैक्टली सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पे एक फोकस यहां पर होता है. सो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ सन. ये सन की लोकेशन है बच्चों, और प्लैनेट यहां पर घूमता है. किसी भी पॉइंट पे वो हो सकता है, इस पूरे ऑर्बिट में कहीं पर भी हो सकता है. तो हम प्लैनेट को जिस लाइन से मिलाते हैं, ये हमारा अर्थ है सपोज कीजिए, तो बाकी प्लैनेट्स के लिए भी ऑर्बिट जो है वो बिल्कुल एलिप्टिकल है. तो हम ये देख पाते हैं कि सन से उस प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसकी डिस्टेंस को हम आर कह लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर सेज दैट कि प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, वो एक्चुअली एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. इट इज नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, और सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है बच्चों. तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लैनेट की वेलोसिटी पता करने के लिए आप यहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट. अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री नहीं है. सो 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इससे पहले वाले केस तक, लास्ट लेक्चर में जो हमने केस स्टडी किया था, वो अर्थ और मून सिस्टम का था. सो इन दैट केस हमने ये देखा था दैट द फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ मून आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मींस दैट द फोर्स इज ओनली एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मून. इट इज नॉट एबल टू चेंज द वेलोसिटी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ मून. ठीक है, सो इट मींस यहां पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स. सो 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ और सन के बीच में काम कर रहा है. अब ये फोर्स क्या करेगा? ये प्लैनेट के मोशन की डायरेक्शन को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ ये प्लैनेट की स्पीड को भी मॉडिफाई करता है. सो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर ऑर्बिट में तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो केवल अपनी वेलोसिटी को तो मॉडिफाई नहीं करता, वो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को मॉडिफाई करता है. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोशन विल स्टिल रिमेन एट 5 मीटर पर सेकंड, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल कंटिन्यूअसली चेंज. इन दिस केस हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि सन और अर्थ को मिलाने वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, दैट लाइन इज नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वेलोसिटी. जब हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे थे,
सर्कुलर ऑर्बिट में आपको अगर ध्यान होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में हमने ये डील किया था कि प्लैनेट के मोशन की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये होती है और फोर्स की डायरेक्शन ये होती है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन प्लैनेट की वेलोसिटी जो है वो अब की बार 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। इट मीन्स दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ elliptical orbit, in that case the direction of velocity continuously changes as well as the value of velocity also changes. तो ये प्लैनेट, अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट हो जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स, कभी इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कभी इसकी वेलोसिटी घटती है। एंड इसी तरीके से हम इसके सेकंड लॉ पे भी जा सकते हैं। द फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्लैनेट जो भी रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, दे ऑलवेज मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट मीन्स दैट द प्लैनेट्स वेलोसिटी चेंजेस एट द लेवल ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलती रहती है, उसकी डायरेक्शन भी लगातार बदलती रहती है। सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नाउ वी विल मूव टू द लॉ ऑफ एरियाज। सो लॉ ऑफ एरियाज स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एरियाज के अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी बेसिकली, दैट इज अ कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एरियाज द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, सो अभी मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एरियल वेलोसिटी। सो अब हम क्या करेंगे, इसी फिगर को आई विल मेक इट अ लिटिल लार्जर, जिससे आप इस कंसेप्ट को समझ पाएं कि एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। देखिए, सो ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है स्टूडेंट्स, ये दिस थिंग। ओके, सो अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए कि सन की लोकेशन ये है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सन एंड दिस इज द इनिशियल लोकेशन ऑफ अर्थ। ओके, नाउ कुछ देर में अर्थ यहां पर पहुंच जाती है। सो दिस इज द रेडियस वेक्टर ओवर हियर एंड दिस इज द रेडियस वेक्टर ओवर हियर। इट मींस सन को अर्थ से मिलाने वाली जो दो लाइंस हैं वो ये है। इफ दिस पॉइंट इज O, then OA and OB are the two lines which Earth makes when it travels from A to B. तो A से B तक आते वक्त अर्थ जो है वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रही है, फ्रॉम A to B, एंड सिमिलरली उसकी जो लोकेशन है वो कहां से कहां चेंज हो जाती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाती है। ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे दैट देयर इज सम एरिया इनक्लोज्ड। ये आपको कुछ एरिया नजर आ रहा है। This is a triangle covered by Earth whenever it moves in an elliptical orbit. Okay, so say that कि इस triangle का जो एरिया है स्टूडेंट्स वो A1 है। Say that the area is A1. इसका एरिया क्या है, A1 है। Time taken to move from A to B, A से B तक जाने में जो टोटल टाइम लगा है, say it is T1. ओके, और सिमिलरली हम एक और केस देखते हैं जहां पर अर्थ की लोकेशन ये थी, से दिस इज पॉइंट सी एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स टू पॉइंट डी। ओके, सो these will be the area vectors, sorry, these will be the radius vectors. So इसका मतलब क्या है कि अब जो ट्रायंगल कवर हो रहा है पॉइंट सी से पॉइंट डी की ओर जाने के लिए, वो ट्रायंगल ये है स्टूडेंट्स, ये। ओके, सो इसके एरिया को मैं A2 कंसिडर कर लेता हूं। ओके, एंड सिमिलरली लेट द टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम C to D, मान लीजिए वो टाइम कितना है स्टूडेंट्स, T2 है। सो अगर हम एरियल वेलोसिटी निकालें, सो व्हाट डज इट मीन्स बाय एरियल वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कितना एरिया कवर किया डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इज टेकन। इट मीन्स दैट द एरियल वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज A1 over T1. So that will be the aerial velocity in this region, and similarly
You can also define the aerial velocity as a2 upon t2. ओके, C से D रीजन के लिए या COD ट्रायंगल के लिए जो हम एरियल वेलोसिटी डिफाइन करेंगे वो a2 अपॉन t2 होगी. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. कहने का मतलब है कि a1 अपॉन t1 इज इक्वल टू a2 अपॉन t2. ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि प्लैनेट जो है वो यहां पर a1 एरिया कवर कर रहा था, यहां पर a2 एरिया कवर कर रहा था. तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे दैट a1 अपॉन t1 इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच एरिया द प्लैनेट इज ट्रेसिंग इन 1 सेकेंड, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द एरिया ट्रेस्ड बाय प्लैनेट इन 1 सेकेंड इन दिस रीजन. सो ये एरियल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो क्या बनी हुई रहती है? कांस्टेंट बनी हुई रहती है. ओके, सो सन से जो सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा दूर, द फारदेस्ट पॉइंट इज नोन एज पेरीहीलियन. ओके, किसी भी प्लैनेट का सन से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कहलाता है पेरीहीलियन, एंड दिस पॉइंट द नियरेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एपीहीलियन. ओके, उस नियरेस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन कहते हैं. तो आप ये देखते होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स द बेस इज वेरी लार्ज. एज यू नो कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू इट्स हाइट. फॉर दिस ट्रायंगल OAB द बेस इज वेरी लार्ज, इट मीन्स द हाइट हैज टू बी स्मॉल इन ऑर्डर टू गेट अ फिक्स्ड एरिया. सिमिलरली अगर इस पॉइंट, इस रीजन में भी आपको एरियल वेलोसिटी फिक्स रखनी है, इसका मतलब यह है यहां पर you are seeing that the base is very small, it means the height of the triangle must be large. तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसका रेडियस जो है that is very large, the radius of its path is very large, so the height is small. और हाइट के स्मॉल होने की वजह से आपको यहां पर जो एरिया मिलता है वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच करता है, क्योंकि यहां पे अगर बेस रिड्यूस हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज मिलता है. ओके, सो व्हेन द प्लैनेट इज फार अवे फ्रॉम sun, in that case the planet moves slowly. Okay, and similarly if it is near to sun then it moves faster in order to cover the same area. Okay, in 1 second. So 1 सेकेंड के अंदर सेम एरिया कवर करने के लिए प्लैनेट पेरीहीलियन के आसपास के रीजन में तो काफी तेज ट्रेवल करता है, और एपीहीलियन वाले में, सॉरी, पेरीहीलियन में काफी धीमे ट्रेवल करता है, और एपीहीलियन में it travels quite faster because in that case the base is small. In order to increase the base, you have to, in order to increase the area, you have to increase the height of the triangle. तो ट्रायंगल की हाइट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एरिया कवर करने के लिए ये कर्व की जो लेंथ है दैट मस्ट बी लार्जर. इट मींस दैट अर्थ हैज टू कवर अ लार्जर डिस्टेंस इन ऑर्डर टू गेट द सेम एरिया. सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज. तो लॉ ऑफ एरियाज का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई प्लैनेट सन से लार्जर डिस्टेंसेस पे है देन इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, एंड सिमिलरली इफ इट इज क्लोजर टू अर्थ इन दैट केस इट स्टार्ट्स मूविंग वेरी फास्ट. ओके, तो इस तरीके से हमें लॉ ऑफ एरियाज देखने को मिलता है. द थर्ड थिंग इज, द थर्ड लॉ विल बी लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ पीरियड्स. So what does it means by law of periods? A period is the time in which a planet completely revolves around sun. sun के चारों ओर किसी भी planet को completely revolve करने में जो time लगता है that is known as time period of that planet. So according to law of periods, the square of the time period of any planet around sun is directly proportional to cube of its mean distance from sun. So what does it means? मान लीजिए कि कोई भी प्लैनेट जो है वो अभी अर्थ से, सन के कंपैरिजन में अर्थ या कोई भी दूसरा प्लैनेट जो है स्टूडेंट्स वो r डिस्टेंस पे है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ओके, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट. ओके, सो इस रूल तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के सिग्निफिकेंस को. ओके, एज वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स is necessary in order to produce any type of bounded motion. Okay, so in a centripetal force, what do we get? The centripetal force is actually generated by the gravitational force.
सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा एक सोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से जनरेट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरेट होगा स्टूडेंट्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स is generally defined as mv square upon r students. Okay, so it can be written as m is the mass of the planet, so you can write g small m, say capital M is the mass of sun, upon r square. So from this expression you can calculate the velocity. Okay, the velocity can be written as, the velocity squared can be written as, small m and small m get cancelled, g capital M over r. This is the expression for velocity. So the centripetal force is defined as mv square upon r, where r is the mean distance of the planet, and similarly the gravitational force between planet and sun is defined as g small m capital M upon r square. As we know, the centripetal force required for any type of orbital motion is actually provided by gravitational force. So it means that every time we can compare these two forces, we can make them equal. So in that case we get v square equal to gm over r. Now we will move to the further derivation. So now it gives us so the time period of the planet can be written as the radius of the orbit, the circumference of the orbit divided by the velocity. Okay, time can be defined as the distance traveled over the velocity. So it means the distance traveled during an orbit is 2 pi r, where I have considered the orbit to be approximately circular in shape. So t is equal to 2 pi r over v. So you can write, in that case you can write t squared is equal to 4 pi squared r squared over v square. So what we can do, we can substitute the value of v square from here. So it means that we can write t square is equal to 4 pi square r squared over gm upon r. So this r goes to the numerator and you will get 4 pi squared r cube upon gm. As we know, 4 is a number, pi square is a constant, g and m, the mass of sun is also a constant, universal gravitational constant, g is a fixed value. It means that all of these 4 terms can be eliminated as a single constant. इन सारे terms को मैं एक single constant मान सकता हूं. तो अब हम लिख सकते हैं, so now we can write t square is equal to, say this constant is k मान लिया हमने, इसको सॉल्व करके कोई नंबर आएगा स्टूडेंट्स, दैट नंबर इज k r cube. So k is acting like a constant. So if you eliminate the constant, the equality changes to a proportionality, t square is proportional to r cube. और यही स्टूडेंट्स आपके केपलर थर्ड लॉ का रिजल्ट है कि किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस और the cube of the mean distance of the planet from sun. So these three are known as the Kepler's law of gravitation. So we will revive it in a summary that the first law of Kepler says that planet always moves in an elliptical orbit in which sun remains at one of its focus. Similarly, the second thing is law of areas, that the area traced by the planet per unit time at every point or between two chosen points will be always same. It means the aerial velocity of the planet is always a constant. The third law is the square of the time period of the planet will be directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from sun. Okay, so that were the three Kepler laws. And similarly students, जैसे जैसे आपके पास स्मॉल g की वैल्यू बदलती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग प्लैनेट के ऊपर जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट ऑल्सो चेंजेस, एंड इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू इट. इस सेक्शन में हमने ये भी देखा दैट फॉर एन इलिप्टिकल ऑर्बिट द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस और द डिस्टेंस इज नॉट
perpendicular to each other? They are not perpendicular to each other, and if they are not perpendicular, it means the force of gravitation will now start affecting the numerical value of velocity also. और इस तरीके से प्लैनेट जब भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी बदलती है स्टूडेंट्स। कभी वो कम स्पीड से रिवॉल्व करता है, जब वो सन के नज़दीक होता है उस केस में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है in order to keep the aerial velocity constant. Okay, mass and weight, I have already defined you that weight will be described as the force by which earth attracts any object. gravitation का students हमारी life में बहुत ज़्यादा importance है। gravitation is responsible for binding us with earth. If gravitation is not available तो हम अर्थ की सरफेस पे चल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू बाइंड अस विद अर्थ। ये हमको अर्थ की सरफेस से बांधे हुए रखता है। द सेकेंड थिंग इज मून के ग्रेविटेशन की वजह से वी गेट टाइड्स। ओके, जो लहरें समुद्र में ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून। एंड ग्रेविटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एवरी प्लैनेट अराउंड सन विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. So in this series of 2 lectures we have understood what gravitation is, why gravitation is produced, because gravitation is associated with every object which has some mass. We have studied about the concept of mass and weight, and the weight of any object will be the attraction on that object due to earth. Okay, we have also seen that how much acceleration is produced by earth, and similarly we can also calculate how much acceleration is produced by moon. That is actually 1/6 times of the acceleration produced by earth. So it means that students की दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास अलग अलग है, एक हेवियर ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का मास अगर अलग अलग भी हो, उन दोनों केसेस में ही जो स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उनके ऊपर काम करती है, दैट विल बी सेम. इट मीन्स इफ यू स्टार्ट ड्रॉपिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, वन इज वेरी लाइट, एक ऑब्जेक्ट आप बहुत हल्का लेंगे, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी लिटिल हेवियर. In that case, if you drop them with an initial velocity 0, then they will touch the ground at the same time. And in that case, there should be no air or wind flow. So, this is an experiment which was done around 200 years back. By many people verified it that the gravitational acceleration g is actually independent of the mass of the object. So, it means if an object is freely falling with an initial velocity 0, after 1 second its velocity becomes 9.8, after 1 more second the velocity becomes 19.6, after 1 more second 19.6 plus 9.8, and it means that if you drop an object from a larger height, it will take more and more time in reaching earth. It means that when it impacts with earth, जब वो अर्थ से टकराएगा, उस केस में उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा लार्ज होगी. यही वजह है स्टूडेंट्स की ज्यादा हाइट से फेंके हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट जब वो अर्थ पे टकराता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज द टाइम विच इट टेक्स इन ट्रेवलिंग मेक्स इट्स वेलोसिटी वेरी मच लार्ज. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at. इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, टेक u इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट यू गेट v इज इक्वल टू a into t. As the normal acceleration is replaced by gravitational acceleration, it means that you can write v is equal to gt. स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि g की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. सो से दिस इज 9.8 t. अगर हम इस 9.8 को कांस्टेंट कंसीडर करके चलें, सो v कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू t. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने में जितना ज्यादा टाइम लगाता है उसकी फाइनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है. ओके, सो इट मीन्स हायर is the position of object from the surface of earth, it means that more will be its final velocity when it strikes the ground.